आज के इस नए और बहुत ही रोमांचक गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो दिखने में तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों की कोई बड़ी सुर्खी लगता है, लेकिन असल में सीधे, मेरा मतलब है सीधे हमारे घरों की रसोई से जुड़ा हुआ है। मैं जब इन रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था तो एक बात दिमाग में आई। हाँ, और जब बात हमारी रसोई तक पहुंच जाए तो मामला वाकई गंभीर हो जाता है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि हम सड़क किनारे अपने किसी पसंदीदा स्टॉल पर जाएं और अचानक पता चले कि वड़ा पाव या डोसा मिलना ही बंद हो गया, या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाएं और देखें कि उनका मेन्यू आधा हो चुका है। सुनने में ये सब थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन मार्च 2026 के शुरुआती हफ्तों में भारत के कई बड़े शहरों में ठीक ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। को डिकोड करना कि कैसे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में चल रहा भू राजनीतिक संघर्ष सीधे तौर पर कमर्शियल गैस सिलेंडर और देश की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। ये डिकोड करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो बहुत ही नाजुक धागों से बंधी हुई है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि 7 समंदर पार अगर कोई कूटनीतिक विवाद हो रहा है तो उसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। वही तो हम सोचते कि हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब शहरों के बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट अपने शटर गिराने लगे तब असल में समझ आता है कि अर्थशास्त्र और भू राजनीति की जड़ें कितनी गहराई तक फैली हुई हैं। मार्च 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चरम पर पहुंचा उसने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक तरह का भूकंप ला दिया, और इसका केंद्र है एक बहुत ही खास समुद्री रास्ता। इन रिपोर्ट्स में उस रास्ते का बार बार जिक्र आया है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, या जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अगर हम नक्शे को ध्यान से देखें तो ये मध्य पूर्व का वो इलाका है जो दुनिया का लगभग 31% तेल उत्पादन करता है। लेकिन मैं सोच रहा था ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, इसकी अहमियत इसके भूगोल में छिपी है। ये एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी एक जगह से होकर गुजरता है। 20% एक ही जगह से? हाँ, इसे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई का चोक पॉइंट कहा जाता है। और अगर भारत के नजरिए से देखें तो हमारा लगभग 40 से 50% कच्चा तेल और ऐतिहासिक रूप से 90% से ज्यादा एलपीजी इसी रास्ते से आता है। बाप रे, 90% एलपीजी? बिल्कुल। अब हुआ ये कि इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और ईरान द्वारा दी गई चेतावनियों के कारण रातों रात हालात बदल गए। जो बड़ी वैश्विक इंश्योरेंस कंपनियां इन विशाल जहाजों का बीमा करती हैं, उन्होंने अपना कवरेज वापस लेना शुरू कर दिया। जाहिर है बिना इंश्योरेंस के तो कोई भी जहाज अरबों रुपए का तेल लेकर उस खतरे वाले इलाके से गुजरने का जोखिम नहीं लेगा। बिल्कुल नहीं। एक भी जहाज पर अगर ड्रोन या मिसाइल से हमला होता है तो उसका भारी भरकम आर्थिक नुकसान कोई कंपनी नहीं उठाना चाहती। और कतर में हुए हालिया ड्रोन हमलों ने इस डर को सच साबित कर दिया, जिससे वहां उत्पादन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। और तो इसका सीधा असर सप्लाई चेन पर पड़ा होगा। हाँ, नतीजा ये हुआ कि जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। लंबे और सुरक्षित रास्तों से जाने का मतलब है सप्लाई में देरी, और जब सप्लाई चेन के उद्गम स्थल पर कुछ रुकता है तो उसका झटका सीधे अंतिम छोर पर लगता है। और वो अंतिम छोर हमारे शहर हैं। इन रिपोर्ट्स में जो जमीनी हकीकत बताई गई है वो वाकई डराने वाली है। इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वजह से मुंबई, बेंगलुरु और पुणे जैसे प्रमुख शहरों में कमर्शियल एलपीजी की इतनी भारी कमी हो गई कि होटलों को मजबूरन अपना काम रुकना पड़ा। कुछ ने तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन का रुख भी किया। हाँ, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि पुणे में शमशान घाटों तक पर इसका असर देखा गया, जहां गैस आधारित शवदाह गृहों का काम प्रभावित हुआ। मतलब ये सोचने वाली बात है कि ईरान और अमेरिका की बयानबाजी का असर पुणे के एक शमशान घाट पर पड़ रहा है। यही तो भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन का असल चेहरा है। लेकिन इस पूरी क्राइसिस को और गहराई से समझने के लिए हमें पहले उस ऊर्जा को समझना होगा जिसके लिए ये सब हो रहा है। इन सभी रिपोर्ट्स में बार बार 2 तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एलपीजी और एलएनजी। बिल्कुल, अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं। मैं कभी पहले थोड़ा कंफ्यूज रहता था, लेकिन इनके बीच का अंतर समझना